नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के 11 PM के करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। और करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जो 11 PM पर आप देखते हैं इसमें दैनिक करंट अफेयर्स होते हैं और जो विगत वर्षों के करंट अफेयर्स हैं या विगत मंथ के करंट अफेयर्स हैं, विगत महीने के करंट अफेयर्स हैं, वो आपको जो प्रीलिम्स स्पेशल जो सीरीज चल रही है उसमें आपको 10 प्रश्न देखने को मिलते होंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आप देख रहे होंगे हमारी मुख्य परीक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कम से कम हम अपने करंट अफेयर्स के इस प्रोग्राम के जरिए इतना तो जानकारी रख सकते हैं कि क्या देश दुनिया में क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी हमें कवर करना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न लिखा है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य के रूप में अपनी जगह बनाई है। बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने फाइनेंशियल ईयर 2022 जो अभी समाप्त हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया है, वो राज्य कौन सा है आपको बताना है। 4 राज्य के नाम दिए हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। इनमें से कौन सा राज्य है जो टॉप पर है वो आपको बताना है। आपको बता दें इस राज्य ने कुल फाइनेंशियल ईयर 2022 में 138 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। और दूसरे स्थान पे जो राज्य है यदि हम उसकी बात करें तो उसने कुल 104 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। और ये दोनों राज्य आपको याद रखने हैं क्योंकि लगातार आप देखोगे किसी वर्ष दूसरा वाला जो है वो पहली पोजीशन पे आ जाता है, किसी वर्ष पहला वाला दूसरी पर चला जाता है। इसलिए दोनों राज्यों को आपको याद रखना है और प्रत्येक वर्ष इसका ध्यान रखना है क्योंकि चीनी के संदर्भ में यदि हम देखें तो इनके क्रम बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप स्थान पे है वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश टॉप स्थान पे था, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार चीनी का जो उत्पादन है वो कम हुआ है और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा हुआ है। और इस आधार पे महाराष्ट्र जो है सर्वश्रेष्ठ चीनी उत्पादक राज्य, भारत का सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। अब बना है कौन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बना है तो महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होगा कि महाराष्ट्र जो है इसकी राजधानी आपको देखने को मिलती है मुंबई। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि एक शिपयार्ड लिमिटेड है जिसको बोलते हैं मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड। सबको पता होगा मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड। क्यों याद रखना है इसको? आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा कई बार। प्रोजेक्ट 75 के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रोजेक्ट 75 जो कि है स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित था और इस श्रेणी में 6 पनडुब्बियों को बनाया जाना था। और प्रोजेक्ट 75 जो था ये मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड में चलाया गया था। मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड से ये संबंधित था। और आपको बता दें 6वीं और आखिरी जो पनडुब्बी यहाँ पे तैयार हुई थी उसका नाम था बागसीर। इसका नाम आप सभी जानते होंगे, तो यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इस प्रकार के तथ्यों को भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात हो रही है नौसेना की, यहाँ पे बात हो रही है पनडुब्बियों की। तो आपको बता दें और आपको जानकारी भी होना चाहिए कि नौसेना के हमारे प्रमुख कौन है। ये आज आपका होमवर्क है। आज आपका पहला होमवर्क है कि भारतीय नेवल चीफ कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी को बताना है जो अपनी परीक्षाओं को लेकर गंभीर हैं। बाकी जो भीड़ का हिस्सा है आप ऐसे ही लगे रहें, कोई फर्क आपको पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे नेचीफू सुरंग। नेचीफू इसको इस तरह से लिखा जाता है कहीं कहीं नेचीफू सुरंग किस राज्य से संबंधित है? ये जो सुरंग है नेचीफू सुरंग जो है ये इन दिनों चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका जो उत्खनन कार्य था, जैसे कोई सुरंग जब बनाई जाती है तो पहले खुदाई करनी पड़ती है, तो इसका जो उत्खनन कार्य था ये पूरा हो चुका है। और ये समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बॉर्डर के इलाके में बनाई जा रही है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस राज्य में बन रही है तो आपको बताना पड़ेगा इसका निर्माण हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और मैंने आपको एक शब्द बोला कि ये बॉर्डर क्षेत्र में बनाई जा रही है। और जब कोई भी सड़क, कोई भी सुरंग, कोई भी पुल, ज़्यादातर यदि आपसे शब्द पूछा जाए बॉर्डर क्षेत्र में बनाई जा रही है तो उसके निर्माण करने वाली जो संस्था होती है वो होती है BRO,
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो BRO द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट वर्तक के तहत BRO इसका निर्माण कर रहा है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत नेफुचू सुरंग का निर्माण हो रहा है। और आपको बता दें 500 मीटर लंबी ये सुरंग है और 5700 फीट की ऊंचाई पर ये तैयार की जा रही है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। और जब भी अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है, आपको नामदफा टाइगर रिजर्व अवश्य याद आना चाहिए। नामदफा टाइगर रिजर्व क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का नामदफा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? हाल ही में किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? पिछले वर्ष ये रिपोर्ट आई थी, तो पिछले वर्ष जापान का एक सुपर कंप्यूटर था जो इस श्रेणी में टॉप पर था, लेकिन इस बार जो टॉप पर सुपर कंप्यूटर है वो अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है जो टॉप पर है। 4 नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन नामों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है कि कौन सा यहाँ पर आपके लिए सही होगा, कौन सा इस प्रश्न के लिए सही होगा, आपको बताना है। तो बताएं इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो सबसे तेज घोषित किया गया है। और आपको बता दें, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस कंपनी का है, तो आपको बताना है HP कंपनी का है। HP का फुल फॉर्म आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, तो HP का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं HP के लैपटॉप यदि आपने चलाए नहीं होंगे तो देखे अवश्य होंगे और लोगों से अवश्य परिचित होंगे। इसका फुल फॉर्म है ह्यूलेट, इसको नोट कर लीजिएगा अवश्य, ह्यूलेट पैकार्ड। ह्यूलेट पैकार्ड ये किसका नाम है? HP का फुल फॉर्म है, जिसके लैपटॉप आप देखने को पाते होंगे। भारत में तो HP काफ़ी पॉपुलर है। तो आपको बताना है वो सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो आपको बता दें ये जो सुपर कंप्यूटर है इसका नाम है फ्रंटियर। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर ये अमेरिका का है और इस बार सबसे तेज सुपर कंप्यूटर इसको घोषित किया गया है। और यदि इसकी आपको बता दें कि इसकी स्पीड यदि हम बता दें तो 1.1 एक्साफ्लॉप्स इसकी स्पीड है, यह भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, नाम आपको याद रखना है, नाम याद रखें। यहाँ पे एक नाम लिखा है फुगाकू। फुगाकू जो है ये जापान का सुपर कंप्यूटर है और पिछली बार इसी को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताया गया था। फुगाकू जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है, पिछली बार इसको सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताया गया था। आपको पता होगा जब आप बात करते हो अमेरिका की, तो अमेरिका की कुछ आयुध निर्माण कंपनियां हैं, कुछ डिफेंस सेक्टर में कार्य कर रही कंपनियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे लॉकहीड मार्टिन, लॉकहीड मार्टिन आपने नाम सुना होगा। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि भारत ने जापान से और रूस से, इसके साथ साथ अमेरिका से भी कुछ समझौते किए थे और अमेरिका और रूस से विशेष रूप से रक्षा संबंधों में काफ़ी समझौते हुए थे। जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया, जैसे चिनूक सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, और इसी के साथ साथ कामो हेलीकॉप्टर हो गया, S-400 डिफेंस सिस्टम हो गया। तो ये सारे भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रक्षा समझौता हमने किस देश के साथ किया है, क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार जो शस्त्र निर्माण करने वाली कंपनियां होती हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे लॉकहीड मार्टिन के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे बोइंग के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे इसके साथ साथ अल्माज आंटी एक कंपनी है उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो रूस और अमेरिका से संबंधित जो आयुध निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, जो शस्त्र निर्माता कंपनियां हैं, उनके नाम जब भी समय समय पर मैं बताता हूं तो उसको अलग आप नोट करने का प्रयास किया करें, क्योंकि यहाँ से संदर्भित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्रेंड चेंज हो रहा है तो उस पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए, इसका सही उत्तर आपने देख लिया, फ्रंटियर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता ली है? हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता ली है? आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की यदि हम बात करें तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम पड़ता है भारत में, हरियाणा में पड़ता है
गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और भारत और फ्रांस की ये संयुक्त पहल थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें यदि हम बात करें तो विशेष रूप से कर्क और मकर रेखा, याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कर्क और मकर रेखा के बीच में जो देश स्थित हैं उन्हीं को लेकर ये संगठन था, जहां पे वर्ष भर जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वर्ष भर पड़ती हैं, उन्हीं को लेकर ये बात की गई थी। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित देशों के लेकर यह संगठन बनाया गया था। इसकी जो परिकल्पना है वो की गई थी। अब बोला जा रहा है कि हाल ही में कौन सा देश इसका सदस्य हुआ है। आज यदि आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 106 सदस्य देश देखने को मिलेंगे। 106 सदस्य देशों में सबसे लेटेस्ट यदि आप बात करोगे तो सबसे नवीनतम जो ISA का जो वेबसाइट के अनुसार यदि आप जाओगे, अभी जो अपडेट है आज की डेट में, तो नॉर्वे जो है वो सबसे अंतिम सदस्य है। और नॉर्वे से पहले नेपाल ने भी इसकी सदस्यता ली थी। आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आपको बता दें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हंगरी, और हंगरी ने भी अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता ले ली है। और जल्द ही हंगरी का नाम भी आप इस सूची में देखोगे, और हंगरी इस सूची का 107वां देश होगा। तो हंगरी ने भी अब इसकी सदस्यता ले ली है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न अगला है, हाल ही में यूनिसेफ के इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड का खिताब किसने जीता है, बताएं। देखो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न रिपीट किया है मैंने, ठीक है, गलती से रिपीट हुआ है। लेकिन आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि एक रेडियो जॉकी हैं जो कि कश्मीर से संबंधित हैं, और विशेष रूप से इन्होंने कश्मीर में कोविड को लेकर जागरूकता का प्रसार करने के लिए अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से बेहतर कार्य किया। वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए इन्होंने बेहतर काम किया। लोगों को इन्होंने जागरूक किया, लोगों को इन्होंने समझाया, वैक्सीन के फायदे बताए, लोगों को लॉकडाउन को लेकर, लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने के लिए इन्होंने सचेत किया। और इन सब के लिए इनको यूनाइटेड नेशन के यूनिसेफ का पुरस्कार मिला है। तो याद रखना इनका नाम है उमर निसार। उमर निसार को यूनिसेफ ने पुरस्कृत किया है, एक रेडियो जॉकी है, कश्मीर से संबंधित है। चले, अभी आपने देखा होगा, जो लोग समाचार पत्र पढ़ते होंगे आप जानते हैं, एक पॉप सिंगर हैं जिनका नाम है, यदि आपने सुना होगा, अमेरिका के हैं, जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर का नाम आप में से ज़्यादातर लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, सुना होगा। और नहीं सुना होगा इसका मतलब है इन दिनों भी नहीं सुना, समाचार पत्र आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है, जस्टिन बीबर का नाम आपने सुना होगा, पॉप सिंगर हैं। और आपको बता दें कि ये एक बीमारी से पीड़ित हैं, और इनकी बीमारी का नाम है रामसे हंट सिंड्रोम। और ये जो रामसे हंट सिंड्रोम है, इससे क्योंकि जस्टिन बीबर पीड़ित हैं, जस्टिन बीबर एक अमेरिका के एक प्रमुख कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, और इसी के कारण ये बीमारी चर्चा में आ गई है। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे रामसे हंट सिंड्रोम शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ये जो सिंड्रोम है जिसने जस्टिन बीबर को प्रभावित किया, और जस्टिन बीबर को प्रभावित करने के कारण एक बार फिर से चर्चा में आ गया, तो यह किस तंत्र को प्रभावित करता है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। और इसको हर्पीज जोस्टर ओटिकस भी बोलते हैं, हर्पीज जोस्टर ओटिकस भी इस बीमारी को बोलते हैं। तो आपको बताना है कि किस तंत्र को ये प्रभावित करता है। आपको बता दें, इसकी वजह से पक्षाघात हो जाता है, जिससे कुछ अंग काम करने बंद कर देते हैं, कुछ नसों में सूजन आ जाती है, जिससे वो अंग प्रभावित होते हैं। और आपको बता दें कि यह जो है प्रमुख रूप से जो है, ये यदि आप बात करें तो कपाल तंत्रिका को प्रभावित करता है। किसको? कपाल तंत्रिका को प्रभावित करता है। और आपको बता दें कि मानव शरीर में कुल 12 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। मानव शरीर में कुल 12 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, और इन 12 कपाल तंत्रिकाओं में से विशेष रूप से जो वायरस है, ये 7वीं कपाल तंत्रिका को प्रभावित करता है। 7वीं कपाल तंत्रिका को प्रभावित करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जस्टिन बीबर का भी नाम पता होना चाहिए आपको, और इस सिंड्रोम का भी नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको बताएं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया। यहाँ पे इस तरह से लिखा होता है, एल्बिनिज्म
ठीक है। एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया आपको बताना है। चलें बताएं। एल्बिनिज्म और रंगहीनता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में चेतना का प्रसार करने के लिए इसको मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। और पहली बार जो इसकी शुरुआत हुई थी ये 2014 से हुई थी। 2014 से इस दिवस को मनाए जाने की बात की गई। 2014 से ये दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, एल्बिनिज्म से जो प्रभावित व्यक्ति होता है निश्चित रूप से आपको देखने को मिलता है कि वह व्यक्ति जो है वो दृष्टिबाधित भी होता है। तो याद रखिएगा, एल्बिनिज्म से यदि कोई भी प्रभावित है वह व्यक्ति दृष्टिबाधित भी होगा, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको बता दें कि यह विशेष रूप से आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक दोष है, यह भी जानकारी आप रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नन्ही परी कार्यक्रम कहाँ पर चलाया गया? नन्ही परी कार्यक्रम, नन्ही परी कार्यक्रम विशेष रूप से एक प्रकार का ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एकल समाधान है। मतलब जब कोई बच्ची का जन्म होता है तो उसके जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जो भी अन्य डिटेल होती हैं, आधार से लेकर जो भी अन्य डिटेल होती हैं, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको लेकर, जिनसे संबंधित आपको विभिन्न अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, विभिन्न संस्थाओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, तब जाकर ये डॉक्यूमेंट आपके बन पाते थे। इसमें क्या होगा कि आपका आधार भी वहीं पे बन जाएगा एकल खिड़की के माध्यम से, आपके बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र भी वहीं पे बन जाएगा, आपके बच्ची की जो डोज है, वैक्सीन की जो डोज है किस तरह से लगनी है उसकी भी जानकारी वहीं पे मिल जाएगी। आपकी बच्ची का वहीं पर यदि आप चाहेंगे तो सुकन्या समृद्धि योजना या राज्य विशेष की बहुत सारी योजनाएं बालिकाओं को लेकर चलती हैं, वो भी वहीं पर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एक मुफ्त समाधान है, एक ही जगह पर एकल खिड़की समाधान है। और ये शुरुआत कहाँ पे हुई है तो आपको बता दें, ये शुरुआत हुई है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे हुई है तो आपको बता दें, दिल्ली में उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन है जिसने ये शुरुआत की है। तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन ने ये शुरुआत की है। याद रखना है क्या है? नन्ही परी कार्यक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा गौरव अभियान किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा गौरव अभियान किस राज्य में संबंधित है? देखो, ये जो गौरव अभियान है ये शुरुआत हुई थी इसकी नवसारी एक स्थान पड़ता है और नवसारी के एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई और उसका नाम है खुदबेल। क्या नाम है? खुदबेल। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये नवसारी जिला कहाँ पे पड़ता है, पता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। नवसारी जिला जो है ये पड़ता है गुजरात से। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। और गुजरात के नवसारी जिले के खुदबेल नामक स्थान पे, जो कि एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है, इस अभियान की शुरुआत की है। और गौरव अभियान में विशेष रूप से जलापूर्ति व्यवस्था, विशेष रूप से सड़क व्यवस्था, विशेष रूप से शैक्षणिक व्यवस्था, इन सब को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। इन सब से अतिरिक्त मेडिकल और इंजीनियरिंग में यहाँ के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाएगा और इस संदर्भ में एक महत्वाकांक्षी योजना आप कह सकते हो ये है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी के खुदबेल नामक स्थान पर गौरव अभियान की शुरुआत की है, इसको आपको पता होना चाहिए। मतलब इसका सही उत्तर गुजरात है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा थांगता किस राज्य से संबंधित है? मैंने आपको पिछले दिनों एक होमवर्क दिया था जब मैंने बताया था खेलो इंडिया गेम्स के यूनिवर्सिटी गेम के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कुछ जानकारी कि कुछ खेल ऐसे हैं जो पहली बार जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, और उन खेलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताना है आपको यहाँ पे कुछ जानकारी है जो पहले मैंने बोला था आपको कि आप करके आइएगा इन खेलों के बारे में, किस राज्य से संबंधित है। मैंने थांगता भी उसमें बताया था लेकिन आपने नहीं किया। तो यहाँ पे कुछ खेलों के मैं नाम बता रहा हूँ, वो आपको संबंधित राज्यों का जिक्र आपको करना है। जैसे थांगता किस राज्य का है? थांगता के बाद जो अगला हम देखने वाले हैं वो है लाठी खेला। लाठी खेला। इसके बाद है कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू। इसके बाद है मलखंभ।
ये सारे खेल हैं, तब तक आप उसके बारे में सोचिए। यहाँ पे मैं खेलों के बारे में लिख दे रहा हूँ। इसके बाद है गतका। गतका के बाद अगला खेल आता है सिलंबम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो खेल है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है मुट्ठी युद्ध, काठी सामू, स्क्वाय अक्सर पूछा जाता है कहाँ का खेल है, तो पता होना चाहिए। अब ये जो खेल हैं इसमें से ज़्यादातर खेल जो हैं वो एक प्रकार के, जैसे आप देखते होंगे मार्शल आर्ट, तो एक प्रकार के मार्शल आर्ट हैं। जैसे थांगता की यदि हम बात करते हैं तो थांगता जो है ये मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर का आप मार्शल आर्ट इसको कह सकते हो। इसी तरह से जब आप बात करते हो लाठी खेला, लाठी खेला भी पश्चिम बंगाल का आप कह सकते हो मार्शल आर्ट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का। कलारीपयट्टू कहते हो केरल से संबंधित है। ठीक है, मलखंब कहते हो मध्य प्रदेश से संबंधित है। गतका कहते हैं आप, तो ये पंजाब से संबंधित है। और यहाँ पे लिखा है सिलंबम। सिलंबम की जब आप बात करते हैं तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। फिर आप बात करते हैं स्क्वाय संबंधित है जम्मू कश्मीर से, ये तमिलनाडु से। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए विभिन्न खेलों के बारे में, किस राज्य से संबंधित है ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जैसे आपने देखा गतका पंजाब से संबंधित है। ठीक है, पंजाब के 6वें सिख गुरु जो थे उनका नाम आप सबको शायद ही पता हो। 6वें सिख गुरु जो थे इनका नाम था हरगोबिंद। हरगोबिंद जो इनके गुरु थे 6वें, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि आत्मरक्षा के लिए जो है वो हथियार सिखों को रखना चाहिए, और उसी के बाद से आत्मरक्षा के लिए सिख धर्म के लोगों ने कृपाण रखना प्रारंभ कर दिया। इनके बाद फिर 10वें गुरु इनके आए। 10वें गुरु इनके हुए गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह ने क्या कह दिया कि आत्मरक्षा के लिए सिखों को हथियार रखना अनिवार्य है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया। तो दोनों का नाम पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? अनिवार्य कर दिया, लेकिन शुरुआत किया था हरगोबिंद ने। और हरगोबिंद जी जो थे वो सिख धर्म के 6वें गुरु थे, 6वें धर्म गुरु थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले अगला है पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोबीट्स को लेकर इतनी चिंता क्यों है? उन्हें समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। उन्हें बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण माना जाता है। वह सिंचित क्षेत्रों में फसल पौधों द्वारा अवशोषित करने हेतु काफ़ी छोटे होते हैं। वो अक्सर खाद्य अपमिश्रण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आपको बता दें, अभी हाल ही में अंटार्कटिका में जो ताज़ी बर्फ़ पड़ती है, ताज़ी बर्फ़ में भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। अब आप माइक्रोप्लास्टिक की बात करोगे तो ऐसे प्लास्टिक जिनका व्यास 5 मिलीमीटर से कम हो उनको आप माइक्रोप्लास्टिक की संज्ञा देते हो। तो ऐसे में चर्चा हुई कि अंटार्कटिका में ताज़ी बर्फ में यदि माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वातावरण में पूरी तरह से, चाहे आप जल की बात करो चाहे वायु की बात करो, पूरी तरह से माइक्रो प्लास्टिक जो है आज विलीन हो चुके हैं। जब इनकी बात की गई, इन पर रिसर्च किया गया, तो पता चला कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक अंटार्कटिका के ताज़ी बर्फ़ में मिल रहे हैं, ये माइक्रो प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ यूज होते हैं? इस प्रकार के पानी की बोतलों में और इस प्रकार के अन्य सामानों में यूज होते हैं। कहने का मतलब है कि आज के समय में प्लास्टिक का आप कह सकते हो कि प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अंटार्कटिका तक, सुदूर अंटार्कटिका तक पहुंच गया है। निश्चित रूप से इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, प्लास्टिक को प्रतिबंध करने की आवश्यकता है, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से घोषणाएं की थी। हालांकि अभी ये आप कह सकते हो कोरी कल्पना मात्र है। 2022 में बोला गया था कि 2022 तक भारत सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम सिंगल यूज जो प्लास्टिक होगा उसको पूरी तरह से भारत से उन्मूलन कर देंगे। लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि 2022 चल रहा है, 6 महीने बीत चुके हैं, क्या आपको लग रहा है कि 2022 लास्ट तक सिंगल यूज प्लास्टिक भारत से समाप्त हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, और लगातार जो छोटे फुटकर दुकानदार हैं वो लगातार धड़ल्ले से प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी है
क्योंकि हम आप भी जब बाजार जाते हैं, जब मार्केट जाते हैं तो थैला लेकर नहीं जाते हैं, हम भी प्लास्टिक थैलियों के भरोसे पर जाते हैं। तो कम से कम आज इस कक्षा से, इस प्रश्न के माध्यम से इतना संकल्प लीजिए कि अब आप जितना कब कर सकते, देखो 100% तो आज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमारे टूथ ब्रश से लेकर आप कह सकते हो कि मतलब दैनिक जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, नित्य कार्य, सब में प्लास्टिक का इन्वॉल्वमेंट है। तो प्लास्टिक तो हम समाप्त ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि प्लास्टिक को लेकर अपनी चिंताएं आप जाहिर करिए, लोगों को जागरूक करिए कि यदि हो सके तो विशेष रूप से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो आप सब्जियां लेने जाते हैं, आप फॉर्चून की दुकान पे जाते हैं, जो इस तरह से आप प्लास्टिक का यूज करते हैं उसको कम करें। किचन में जो प्लास्टिक का यूज हो रहा है उसको कम करने का प्रयास करें। कम से कम इस प्रश्न से आज अपनी जो जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति उसको निभाएं, और प्लास्टिक को शपथ लीजिए कि प्लास्टिक का उपयोग जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम करेंगे। और भारत सरकार की जो मुहिम है कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है, उसमें भी आप योगदान देंगे। ठीक है, यही है। यदि आप इसी तरह से करते हैं, राष्ट्र के जो कार्य हैं उसमें आप योगदान देते हैं, तभी तो बोला जाता है कि आप राष्ट्रवादी हैं। ठीक है, अगला बताइए। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? भारत और किस देश ने हाल ही में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? आपको बताना है। चले बताएं। भारत और किस देश ने हाल ही में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? ये देश है रूस। रूस और भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष 2022 में हो गए हैं और इसकी वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, रूस की एक प्रसिद्ध तेल और गैस कंपनी का नाम आपको बताना है। तेल गैस कंपनी है रूस की, उसका नाम आपको बताना है। ये आपका दूसरा होमवर्क है। ठीक है, रूस की वह कौन सी कंपनी है जो वैश्विक स्तर पर तेल और गैस के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर टॉप 10 में आती है? उस कंपनी का नाम आप बताओगे। ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है। और इसी प्रकार से निरंतर नोट्स भी आप बनाते हुए चलोगे। ठीक है, निरंतर नोट्स भी आप बनाते हुए चलोगे। सप्ताह में एक दिन आपके नोट्स भी चेक किए जाएंगे अब आगे से। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।